कुछ हटके होना चाहिए, तभी उस चीज़ को करने में भी आनंद आता आनंद है आता है। और उसके साथ चैलेंजेस भी बहुत सारे आते हैं। तो चैलेंजेस को फेस करने का भी एक ऐसा हमेशा रहा है कि हमेशा अच्छा, चैलेंज फेस कर, तरह में आलू उगते हैं, ये हमने प्रूव ऑन कर प्रूवन दिया। कर दिया। गांव की सारी महिलाओं को बुला करके जी, और बात की कि ऐसा हम काम कर रहे हैं और आप लोग मेरा सहयोग करें। हमने 70 से 80 महिलाओं का हमने यहाँ उनको ट्रेंड किया और उन्होंने पूरी सारी चीज़ें उन्होंने खुद ने सीखी। डेवलप की। मैं छोटी सी जगह में खेती करके बहुत बड़ा उत्पादन लिया जा सकता है। एक ही जगह पे 2 से 3 तरीके की फसलें एक ही जमीन में ली जा सकती है। आपको भी पता है और पूरे देश को भी पता है कि हर जगह धमकी दी जाती थी कि आपको बाड़मेर पनिशमेंट के तौर पर बाड़मेर भेजा भेज जाएगा। देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द टॉक शो में। मैं कपिल राज पुरोहित आ गया हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। हमारे आज के गेस्ट एक प्रगतिशील किसान हैं, जिन्होंने खेती में नवाचार करके बाड़मेर जिले का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। तो स्वागत करते हैं विक्रम सिंह जी तरातरा का। विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें कृषि के क्षेत्र में और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें शो में बुलाया। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम सिंह जी, मैं कुछ आपके बारे में परिचय जानना चाहता हूँ। आपका भाई कहाँ से पढ़ाई आपकी कैसे हुई, शुरू से आपका गांव कौन सा है, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए, फिर अपन आगे कृषि के बारे में बात करेंगे। मेरा गांव बाड़मेर जिले से 25 किलोमीटर दूर तारातरा मठ जी गांव है और मेरी पढ़ाई बाड़मेर के पास में एक केंद्रीय विद्यालय जालीपा कैंट से हुई, जी जी जहाँ मैंने सीनियर की, जी सैनिक स्कूल है। जी और उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन जोधपुर विश्वविद्यालय से की है जी न्यूज़ और वकालत की पढ़ाई मैंने जोधपुर विश्वविद्यालय से की जी और फिर मैंने जर्नलिज्म पत्रकारिता कोटा से की। कोटा से। तो विक्रम सिंह जी, आप जैसे आप कह रहे हो कि भाई आपने पत्रकारिता की, ठीक है ना, तो ये चीज़ करने के बाद वापस खेती में आपका कैसे रहा भाई? वापस ये इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद वापस खेती में कैसे आना हुआ आपका? खेती में वैसे खेत है, हम किसान हैं, जी गांव में रहते हैं, कभी ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ नहीं कि खेती भी की जा सकती है। जी क्यों, आसपास या जितने भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े जी वहाँ पे सर। चीज़ें यही बताई जाती थी, या तो बिजनेस करना है या हम्म, फिर आपको कहीं नौकरी करनी है। तो ऐसा खेती की तरफ कभी रुझान था नहीं और सब जगह मैंने बिजनेस भी किया, पत्रकारिता की, जी फिल्म इंडस्ट्री में मैंने काम किया जी और उसके बाद अभी 1 साल भर से मैं इसमें खेती में खेती में जुड़ गए हैं। सक्रिय हूँ। कोविड के बाद में जब पूरी दुनिया अपने अपने गाँव की तरफ जा रही थी, जी जहाँ लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि हमारे वो बहुत बहुमंजिला इमारतें, करोड़ों रुपए के घर, जी वहाँ पे सब चीज़ें खत्म हो गई थी, तो वो गांव में अपने घर तलाश रहे थे। जी तब काफ़ी टाइम गांव में रहना पड़ा, जी लगातार गांव रहे तो सब देखा कि किसान सब खेती में लगे हुए, कोई जैसा जिसकी श्रद्धा थी। हम्म, कोई छोटे छोटे पौधे लगा रहे थे अपने घर में, कोई खेती कर रहे थे, कोई शरीर को ठीक करने के लिए एलोवेरा लगा रहे थे कि ये जी करने से सही होता है। ऐसा करके फिर खेती की तरफ पिछले 1 साल भर से सक्रिय रूप से मैं खेती की तरफ। खेती के क्षेत्र में हूँ। जी, तो जैसे आपका नाम जैसे काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी मैंने आपके आर्टिकल्स पढ़े हैं, जैसे आलू की खेती करके, ठीक है, आलू की खेती से आपका थोड़ा नाम वगैरह हमको जानने को मिला। तो ये आपकी आलू की जो जर्नी है, थोड़ा इसके बारे में बताइए, कहाँ से दिमाग में आया भाई आलू की खेती करनी है, बड़ी बड़ी कंपनी से कैसे आपका कांटेक्ट हुआ, थोड़ी ये जर्नी हमें बताइए किस अकॉर्डिंग है। जी 2 साल घर पे रहे और उस दौरान खूब सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हुई, जी बहुत सारे बिजनेस इधर उधर हो गए जी और बिल्कुल ऐसा मायूसी छा गई कि भी अभी क्या किया जा सकता है, क्योंकि सब कुछ वापस ऐसे एस्टेब्लिशमेंट, न्यू एस्टेब्लिशमेंट करना था। जी तब मेरे पार्टनर या मेरे गार्जियंस बोल सकते हैं, जी मनोज जी हैं, विष्णु जी हैं, जी वो जयपुर रहते हैं। मैं उनके पास गया और उनसे ऐसी बातचीत करी खेती को लेकर के। और एक कंपनी है जेटा फार्म्स करके, जेटा फार्म्स करके। जी जेटा फार्म्स जो कंपनी है वो पूरे देश भर में एग्रीकल्चर के लिए हमेशा नए नए इनोवेशन करती है और उसके लिए तो फिर उन सबको मैंने इनवाइट किया है गांव में। जी एक रीजन, दूसरा रीजन कि मेरा ननियाल गुजरात में है जी और वो गुजरात का हमारे पड़ोसी राज्य का पहला जिला है बनासकांठा। बनासकांठा। बनासकांठा में डीसा एक जगह है जी जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन वहाँ पे होता है। जी
मेरा ननियाल है, मेरी सारी रिश्तेदारी वहाँ पे, मेरा आना जाना, मैं आलू लगातार देखता ही था। जी आलू की अच्छी फसल भी होती थी। फिर वो जेटा फार्म्स के लोग मेरे इनविटेशन पे यहाँ पे आए, जी तो फिर अब यहाँ गांव में दिखाने को तो कुछ था नहीं, जी। तो अपन ने कहा कि चलो आपको खेत दिखा के ये लाते हैं। दिक्कत है। तो खेत सारे ऐसे बीहेड़ जैसे खेत थे, हम्म। लेकिन जमीन खूब है, पानी बहुत अच्छा है। जी तो उन लोगों ने ऐसा सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे खेती क्यों नहीं करते हो। तो मैंने कहा पारंपरिक खेती तो हम लोग करते हैं, जैसे जीरा भी उगाते हैं, इसबगोल है, मूंग मोट मूंग मोठ। बाजरा, ये हम करते हैं। हम्म। बाकी चीज़ों को कैसे किया जाए। तो जेटा फार्म्स टीम का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा कि उन्होंने साथ खड़े रह करके कुछ अच्छे एग्रोनॉमिस्ट, जो सीनियर एग्रोनॉमिस्ट है, जी वो आए, उनसे बात की। फिर हमने धीरे धीरे प्रयास प्रारंभ किए कि भाई मिट्टी टेस्ट करवाते हैं, पानी का टीडीएस लेवल क्या है और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। उस पर ऐसी विस्तृत चर्चा हुई, एग्रीकल्चर ऑफिसेज में भी जाना हुआ, उनसे भी कुछ चीज़ें करके जी फिर हमने मानस बनाया कि आलू उगाया जाए। जी। दूसरा क्या है, मेरा शुरू से ऐसा इंटरेस्ट रहा है कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ नया होना नया चाहिए, हटके होना चाहिए, हल्के कुछ हटके होना चाहिए, तभी उस चीज़ को करने में भी आनंद से आता है आनंद आता है। और उसके साथ चैलेंजेस भी बहुत सारे आते हैं। तो चैलेंजेस को फेस करने का भी एक ऐसा हमेशा रहा है कि हमेशा सर। चैलेंज फेस करने, उसके लिए क्या होगा अच्छा बुरा वो गॉड नोज, मेरे को नहीं पता, जी लेकिन शुरू से ऐसा मानस रहा है कुछ चीज़ें बहुत अच्छी करनी है, अलग करनी है अपने को। जी तो फिर हमने यहाँ आलू के लिए प्रयास की। आलू के प्रयास में एक खास बात यह है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी हमने मकेन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। मकेन मल्टीनेशनल कंपनी है हम्म। जो विश्व के 160 देशों में कार्य करती है, कार्य करती है। और वो अपना खुद का सीड देती है, डेवलप सीड देती है, उसको उगा के हमको देना है, और पहले से ये सब चीज़ें रेट वगैरह सब तय है। फिक्स होती तो हमने जब पहली बार किया तो हमको एक्सपीरियंस नहीं था, है। जी इसलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। जी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बहुत बढ़िया उदाहरण ये है कि अगर हमारे रिस्क पे करते हैं तो कई बार क्या उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा होता ये प्रकृति पर निर्भर है है। हम्म कि बहुत अच्छी बारिश हो गई या कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, हम्म तो हमारे हाथ में नहीं है चीज़ों को रोकना करना। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये फायदा है कि आप जो पहले से तय करते हो हम्म। वो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा सुकून भरी होती है, और आपको केवल उसको प्रोडक्शन को ज़्यादा करना ही हमारा मोटिव है। मोटिव था। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई, हम्म। इतनी बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई। और पश्चिमी राजस्थान में आलू पहली बात कोई उत्पादन करता ही नहीं। करता नहीं है। वैसे तो राजस्थान में भी आलू उत्पादन फ्रेंच फ्राइज के लिए कहीं नहीं होता है, नहीं होता। एक जगह होता है, वो गुजरात से बिल्कुल सटी हुई जगह सिरोही के कुछ भाग में होता है, वो गुजरात के हाँ एडजॉइनिंग है, वो गुजरात इसलिए वो वही। गुजरात ही कहा जाए ऐसा है। तब फिर हमने उस आलू के प्रयास प्रारंभ किए जी और आलू की हमने बम्पर पैदावार ली, और आलू यहाँ से सक्सेस होके कि भाई आलू तारा तारा में आलू उगते हैं, ये हमने प्रूव ऑन कर दिया। रोमन कर दिया। फिर राजस्थान बाड़मेर में सब लोग बोलते हैं भाई पानी नहीं है, रेगिस्तान है, मतलब उस अकॉर्डिंग वहाँ पे भी फिर आलू उगा दिए, तो एक अलग ही आपने पहचान छोड़ी है ना। जी। विक्रम सिंह जी, मैंने सुना जैसे आपने ये सब आलू वगैरह प्रोसेस में गांव की महिलाओं को भी साथ में जोड़ा है, तो कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ चुकी है इस आलू वाले में, तो कैसे आप बताइए थोड़ा इसके बारे में। देखिए, आलू लगाने से लेकर के जी उसको निकालने तक का जो प्रोसेस है, जी ये हमारे लिए तो पहली बार है। जी तो ये प्रोसेस गुजरात में हमने देखा है। जी। तो गुजरात में अधिकतर मेवाड़ क्षेत्र की लेडीज या आदमी आकर के उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करते हैं। और ये हमारे लिए भी ऐसा ही था कि हमको भी कहीं से लोगों को लाना है और यहाँ रख के उनको ट्रेन करना है। ट्रेन करना है। फिर अपने को ये बात दिमाग में आई, हम लोगों ने ये सोचा कि हम हमारे यहाँ के लोगों को तैयार क्यों नहीं कर सकते। जी जब वो भी कोई ना कोई लेडीज ही है, हम्म। वो भी सीख रही हैं, तो यहाँ इनको तैयार क्यों नहीं किया जा सकता। तो फिर हमने गांव की सारी महिलाओं को बुला करके जी और बात की कि ऐसा हम काम कर रहे हैं और आप लोग मेरा सहयोग करें। तो यहाँ आस पड़ोस के हमारे मोहल्ले में जो लेडीज़ है उनको बुलाया और उनसे हमने पूरा प्रोसेस करवाया, जी सीड अनलोड होने से लेकर के जी उसका सीड ट्रीटमेंट करना, उसको लगाना, जी स्प्रे करना, या वापस उसकी बुआई से लेकर के वापस बीजवार निकालने तक, जी। ये सारा जो प्रोसेस है ये हमारी यहाँ की लेडीज ने किया। और वो लेडीज, अधिकतम लेडीज पढ़ी लिखी नहीं है,
ठीक है, हम्म, लेकिन उन्होंने फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा काम किया है जी कि वो मैं सोचता हूँ कि उनके बराबर से भी कुछ अच्छा काम किया है। तो हमारे यहाँ क्या है, बाड़मेर की एक बात खास बात ये है कि यहाँ लोगों में सीखने की ललक बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा ठीक है ना, किसी भी चीज को आप एक बार बता देंगे तो वो आराम से बहुत सीख जल्दी जाएंगे। से सीख जाएगी। ग्रास्पिंग पावर जिसको बोलते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा। तेज है। तो हमारे पास 70 से 80 महिलाएं हैं जी जो अलग अलग जगह से हैं, कभी 50 हुई, कभी 70 हुई, कभी ऐसी एवरेज करके हम्म, हमने 70 से 80 महिलाओं का हमने यहाँ उनको ट्रेंड किया और उन्होंने पूरी सारी चीजें उन्होंने खुद ने सीखी। डेवलप की। जैसे मैंने आपके आर्टिकल पढ़े थे, जैसे कुमंतु परिवार है, उनको आप कृषि में ला के कृषि वीर नाम देके आपने किया था, उसके बारे में बताइए थोड़ा, किस अकॉर्डिंग कैसे। घुमंतु किसको बोलते हैं, एक छोटी सी परिभाषा मैं बताता हूँ आपको जी कि रोड के किनारे जो लोग रहते हैं, जी जिनका स्थायी निवास नहीं है, जी वो दर दर भटकते हैं। उनके कागजात भी पूरे नहीं है, इसलिए जी उनको आवास नहीं मिलता या रहन शिक्षा नहीं हो पाती। जी इसलिए हमारे यहाँ एक प्रकल्प चलता है, जी एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रकल्प है घुमंतु कार्य। जी तो उस घुमंतु कार्य में बाड़मेर में एक छात्रावास भी चलता है। जी उस छात्रावास में 25 छात्र हैं जो बाड़मेर जिले और जैसलमेर जिले के छात्र हैं, वो हमारे यहाँ पढ़ते हैं। उन बच्चों के साथ रहते हुए मेरे को 3 साल हो गए। जी तो हमारे दिमाग में एक बात आई और हमारी कंपनी जेटा फार्म से हमने मिलके ये बात तय की कि ये जो परिवार इधर उधर घूम रहे हैं, जी इनको इनके साथ एक खास बात है कि इनकी भी ग्रास्पिंग पावर बहुत बहुत जबरदस्त ज़्यादा। है। जी जैसे हमारे छात्रावास की बात करें, हम्म, छात्रावास में 2 विद्यार्थी हैं जो कक्षा में प्रथम आए, 89% से पास आउट है। बढ़िया। ठीक है, ऐसे घुमंतु छात्रों से ऐसे आम जनता ऐसी उम्मीद नहीं कर सकती कि ये नहीं। संभावना हो सकती जी है। लेकिन उसके बावजूद ये हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी तो इनके जो पेरेंट्स है वो दर दर जहाँ घूम रहे हैं, उनको रहने की जगह नहीं है, प्लास्टिक के शेड में रहते हैं, सेट में बरसात रहते आती है हैं। तो उड़ जाते हैं, ऐसी चीज़ों में। तो हमने इनको एक कृषि वीर नाम दिया और हम आज भी ऐसा बोल रहे हैं, राजस्थान भर में हम ये अपील कर रहे हैं कि घुमंतु परिवार से जो लोग आते हैं, अगर वो हमारे साथ आना चाहे तो हम उनको रहने की, खाने की, प्लस खेती की सारी ट्रेनिंग हम इनको देंगे। जी खेती में उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे कि कहीं रह करके खेती करे, उसके साथ उनकी पढ़ाई भी हो जाएगी बच्चों की, जी और दूसरा उनको रोजगार भी मिलेगा। तो ये आज आपके मार्फत मैं ये एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो के मार्फत या आपसे कहीं भी कोई मुलाकात होती है ऐसे लोगों जी को, कि ऐसे घुमंतु परिवारों को हमारे साथ जोड़ने के लिए जहाँ भी हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं कि यहाँ आकर के खेती सीखें। जी और खेती अमूमन उन लोगों को आती है, दिहाड़ी मजदूरी पे जाते हैं, जी तो एक जगह उनका स्थायी निवास भी हो जाएगा हम्म, और दूसरे उनको रोजगार भी उपलब्ध हो जाएगा। जी। नहीं, बहुत अच्छा काम है ये घुमंत परिवार के लिए। एक मैं चीज़ पूछ रहा था सर कि जो आजकल के युवा है, ठीक है, ये घर से निकलते भाई, खेती परिवार जो उनका पीछे सब उसके बुजुर्ग वगैरह सब खेती करते हैं, पर वो घर से निकलते हैं बड़ा बिजनेस करने के लिए, वो खेती को बिजनेस में काउंट ही नहीं करते हैं, बिजनेस मानते ही नहीं कि भाई खेती भी एक बिजनेस हो सकती है। जो आपने सिद्ध कर दिया भाई खेती भी एक बिजनेस अच्छा खासा है, तो उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, उन युवाओं को क्या समझते मैं बाड़मेर और जैसलमेर की बात करता हूँ। हैं? जी वैसे तो ये भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है जी और पूरे देश भर में खेती होती है, अलग अलग प्रकार की खेती होती है, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे किसान नहीं है। जी और पूरे देश की व्यवस्था भी आर्थिक हिसाब से चलती है। उस आर्थिक में आप किसी भी किसान की बात करेंगे या किसान की स्कीमों की बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा स्कीमें, सब्सिडी, फायदा या नॉलेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान या जितनी भी सरकार है, वो जी अधिकतम उनका फोकस खेती की तरफ है। और हम क्या कर रहे हैं, हम लोग खेती को इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर करके और हम दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे बाड़मेर जैसलमेर की हम बात करें तो अधिकतम लोगों के पास जमीन है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, ये कोई मैटर नहीं है। लेकिन छोटी छोटी जगह में, छोटी सी जगह में खेती करके बहुत बड़ा उत्पादन लिया जा सकता है। एक ही जगह पे 2 से 3 तरीके की फसलें एक ही जमीन में ली जा सकती है। ये बाड़मेर में और जैसलमेर में कई जगह हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जैसे अनार की खेती हो रही है, अंजीर की खेती हो रही है। ये आप सोचिए कि 1000-1500 रुपए किलो में बिकती है। ठीक है, उसके नीचे आप दूसरी कोई भी खेती कर सकते हो। जहां पानी नहीं है वहां पे भी आप खेती कर सकते हो, यानी बहुत कम पानी में भी आप खेती कर सकते हो। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की खूब सारी स्कीम्स है, उसके तहत आप उन चीज़ों को कर सकते हो। लेकिन हमारे में क्या है, ये मेरा एक व्यक्तिगत मत है
कि लोगों को एक ऐसा ट्रेंड है कि हमको हमेशा नौकर ही बनना है, किसी के वहाँ जाकर के हमको नौकरी ही करनी है और सूट बूट पहन के और खुद को ऐसा फील करवाना है कि मैं नौकर हूँ। तो इससे मारवाड़ी में कहावत भी है कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार नीच नौकरी, ऐसा भी कहा गया है। तो उसमें उत्तम खेती का दर्जा दिया गया है। तो जितने भी यूथ हैं या अगर मेरे को देख रहे हैं, मेरी बात को सुनते हैं, तो उन सभी से मेरा एक हम्बल ऐसी रिक्वेस्ट है कि आप एंटरप्रेन्योर जहां जहां बनना चाहते हैं तो एग्री एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हैं। एग्री एंटरप्रेन्योर का मतलब है कि इससे ज्यादा आप और कहीं बिजनेस कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आप एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। बनिस्पत आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और जो ऐसा और कोई भी धंधा नहीं है जहां बिना मेहनत के कुछ मिलता हो, ये संभव नहीं है। तो क्यों ना हम अपनी ही जमीन में, जिसको हम माता कहते हैं, धरती माता कहते हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं, तो यहाँ पे भी मेहनत क्यों नहीं की जाए। तो यूथ से मेरा एक दोबारा से ऐसा विशेष निवेदन है कि आप लोग खेती की तरफ आइए, एक बार आके आप देखिए कि यहाँ उत्पादन होने वाली हर चीज आपको पैसा देती है। बाकी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें आपको बहुत सारा पैसा लगाना है, उसमें आपको लोन लेने हैं, ये करने हैं। खेती में आप देखेंगे तो आपको गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स हैं, उसके तहत आप खुद को डेवलप करके और अपनी जगह पे खुद को एक प्रतिष्ठित जगह पे सिस्टम में आपको खुद को डेवलप कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अधिकतम लोगों को, जो यूथ है, उनको एग्रीकल्चर की तरफ आना चाहिए और एग्री एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, ऐसा एक निवेदन है। तो सर, जैसे मैंने सुना था, जैसे आजकल एग्रीकल्चर के जो कॉलेजेस हैं वहाँ से बच्चे इंटर्नशिप करने भी आते हैं यहाँ पे। कौन कौन से कॉलेज से अभी तक आ चुके हैं, किस अकॉर्डिंग, मतलब कैसे प्रोसेस था इसका? देखिए साहब, मेवाड़ यूनिवर्सिटी के हमारे यहाँ स्टूडेंट थे। जी वैसे सब जगह जा रहे, जहाँ जहाँ हमारे फार्म्स है वहाँ पे जा रहे हैं, जी लेकिन हमारे पास भी कुछ स्टूडेंट्स आए थे, जी वो हमारे यहाँ इंटर्नशिप करके गए। देखिए साहब, दुनिया में कुछ भी होता होगा, इससे मेरे को मतलब नहीं है, जी लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ऐसे बॉर्डर के जगह में, बिल्कुल सुनसान जगह, और ये आपको भी पता है और पूरे देश को भी पता है कि हर जगह धमकी दी जाती थी कि आपको बाढ़ पनिशमेंट के तौर पर बाड़मेर भेजा भेज जाएगा। देंगे। उसी बाड़मेर में जहाँ पीने को पानी तक पानी नहीं था, आज उसी बाड़मेर में लोग अपने बच्चों को इंटर्नशिप के लिए भेज रहे हैं। भेज रहे तो ये मेरे और जितने राजस्थान के लोग हैं उनके लिए इससे कोई बड़ी बात नहीं नहीं हो होती, सकती। बहुत गर्व की बात है। ये मैं खुद को बहुत ऐसा गर्व महसूस करता हूँ कि ऐसी चीज़ों के लिए हमने खूब बिजनेस किए, चीज़ें करी, लेकिन इससे जो आत्मसंतुष्टि मिलती है, वो नहीं और हमारे यहाँ से जो बच्चे सीख के गए, खेती को प्रैक्टिकल देखा उन्होंने कि प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कैसे होता है। जी एक किताब का ज्ञान अलग है और एक खेत में रह करके उस चीज़ को डेली जीना, वो एक वो अलग अलग चीज़ चीज़ है। तो प्रैक्टिकल से हमारे पास स्टूडेंट्स आए और सब जगह हमको बहुत अच्छी इसकी सराहना मिली। है। जी लोग ऐसे अच्छा बोलते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, हमको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसी खूब सारी चीज़ें हैं, खेती की तरफ आना चाहिए, ऐसी बात। ठीक है सर। जो एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं, तो उनको आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कृषि के बारे में? जैसे आप जुड़े हुए हो, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप, थोड़ा बताइए। अभी कई जगह मेरा जाना हुआ, जी जैसे कॉलेज में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, ऐसे ही मिलना हुआ साधारणतः। तो बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, तो जैसे वाइवा अलग है, प्रैक्टिकल अलग। जी तो अभी इन बच्चों को प्रैक्टिकल कराना बहुत जरूरी है। जब तक उन बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं आए, वो केवल क्लासरूम में बैठ के और थ्योरी उन चीज़ों को, पौधे उसी पे देखेंगे, बढ़िया बोर्ड पे देखेंगे, पौधा बड़ा हो गया, छोटा हो गया, उससे उनको समझ नहीं आएगी। तो मेरा ऐसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज से ऐसा एक मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, वीसी से, एग्रीकल्चर प्रोफेसर से, कि उनको विजिट कराने भी खेतों पे ले जाना चाहिए। जहाँ उनके नज़दीक है, कोई भी खेती हो रही है, तो वहाँ ले जाकर उनको दिखाना चाहिए। बेसिक पता होना, बेसिक चीज आपको खेत में जाकर के ही पता लगेगी। आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं नहीं आएगी। है। तो बच्चों को ऐसे विजिट के तौर पर, ये होता ही होगा, लेकिन मेरा ऐसा है कि जहाँ अलग अलग खूब सारी खेती होती है, नॉर्मल बाजरा भी है, जैसे मिलेट्स, ये सभी इस पूरा देश मना रहा है, तो बाजरे की खेती, हम बाजरा अधिकतम खाते भी हैं, खाते हैं। लेकिन बाजरे कैसे उगाया जाता है, कौन सा बाजरा उगाया जाता है, या देसी बाजरा क्यों खाना चाहिए, देसी बाजरे का उत्पादन क्यों करना चाहिए। बाजरे को सरटा बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में, तो सरटा कितना लंबा होता है, कैसे होता है, उसको कैसे साफ करते हैं, उसको पौंक बोलते हैं उसको, वो सब चीजें बच्चों को बतानी चाहिए। जो टेक्निकल एग्रीकल्चर की बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, वो प्रैक्टिकल चीजें जाने से ही पता लगेगा। लगेगा। जैसे पूरा वर्ल्ड में अभी मिलेट्स ईयर्स मनाया जा रहा है,
तो मिलेट्स के बारे में, मोटा अनाज है तो मोटा अनाज हमारे यहाँ बाजरा होता है, तो बाजरे के बारे में बताना। बाजरा अभी बरसात में हर खेत में बाजरा बोया जाता है, तो उसकी तो वहाँ किसान को भी फायदा होगा कि बाहर से लोग आ रहे हैं, हमको देखने आ रहे हैं कि भाई बाजरा देखने भी लोग बाहर से आ रहे हैं। ये हमारे लिए एक नई बात है। तो ऐसा एक निवेदन है कि बच्चों को खेतों में ले जाया जाए और खेतों में प्रैक्टिकल करवाया जाए, चाहे एक दिन का भी हो, ऐसा एक सुझाव। जैसे बाकी किसान भी हैं जिनको भाई इतना कृषि का नॉलेज नहीं है, उनके पास ट्यूबवेल वगैरह जैसे सब है, खेती भी है, जमीन भी है, सब कुछ है, तो उनके बारे में जैसे आपसे जुड़ना चाहते हैं तो इसके बारे में क्या बता सकते हैं कुछ, भाई कैसे जुड़े हैं आपसे, या उनको अलग से कुछ बताना चाहिए आपको? देखिए, आलू में मुख्य बात ये, कोई भी आदमी आलू कर सकता है जिसके खेत में पानी है और जिसके पास जमीन है। ये बात एक तय होगी कि आलू कोई भी कर सकता है। अब रही बात कि आलू को किया कैसे जाए, तो ये एक तो एक्सपेंसिव खेती है, मतलब थोड़ी महंगी खेती है, और हमारे यहाँ क्या रूटीन में आलू होता नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ मशीनरी वगैरह यहाँ उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है कि चीज़ों को कहाँ से खरीदना है। तो हमारे पास वो सारे सोर्सेज हैं। तो आप सभी से ऐसा निवेदन है कि बाड़मेर में, जैसलमेर में या राजस्थान भर में कहीं पे भी आपके पास जमीन है जिसमें पानी है और उस खेत के चारों ओर तारबंदी कर रखी है, अगर ऐसे खेत हैं तो आप हमको किराए पर भी दे सकते हैं, या हमारे साथ पार्टनरशिप करके कुछ ऐसा हिस्सा तय करके हम आपके साथ ये खेती कर सकते हैं। तो जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहें वो हमारे साथ इन दो कंडीशन पे जुड़ सकते हैं, पानी होना चाहिए, जमीन हो और उसकी तारबंदी की हो। तो ऐसे लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या खेत, मतलब जमीन का क्राइटेरिया फिक्स है भाई इतनी जमीन होनी चाहिए, या कुछ क्या अकॉर्डिंग है, मिनिमम कम से कितनी कम जमीन? 50 बीघा जमीन हो, कम से 50 कम। बीघा जमीन हो, हाँ। क्योंकि ये एक्सपेंसिव खेती है और एक 25 या 20 बीघा के लिए इतने सारे इक्विपमेंट ले जाना, उस जगह ले जाना, हाँ मैं ये वही। थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। उसके लिए एग्रोनॉमिस्ट चाहिए, स्टाफ चाहिए, ट्रेंड स्टाफ चाहिए, तो वो सारी चीज़ों में थोड़ा सा बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसलिए कम से कम 50 बीघा की 2 4 5 खेत हो, जैसे 200 250 बीघा जमीन होगी, उस पर अपन एग्रीकल्चर कर कर सकते हैं। सकते हैं। और पानी का क्या रहता है, मीठा पानी या खारा पानी, जैसे अपने पास नहीं, बाड़े आलू में? के लिए तो आपको मीठा पानी जरूरी है जी और पर्याप्त मात्रा में पानी भी चाहिए। जी। आलू की तो ये बात है, लेकिन दूसरी खूब सारी फसलें जिनमें किया जा सकता है, खारे पानी के तो साथ। हाँ, पानी से किया जा सकता है। आप 5,000 TDS में भी हमारे यहाँ अनार हो रही है, हाँ जी ये हम देख ही रहे हैं। तो ऐसा हर पानी जिसके वहाँ है वहाँ कुछ ना कुछ होता ही है, कुछ नहीं होता है ऐसा असंभव बात है, और लोगों को पता नहीं, इसलिए केवल उस पारंपरिक खेती के अंदर ये वो फंसे हुए सैम हैं। बाजरे उससे बाहर वगैरह आने के लिए आपको कुछ ना कुछ नया करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। तो जिस सर कोई किसी किसानों को कोई क्वेश्चन हो वगैरह हो, तो आपसे कैसे कांटेक्ट करें, आपके कोई नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह कुछ? हाँ, मेरी फेसबुक आईडी है, जी, विक्रम सिंह तरातरा नाम से मेरी फेसबुक मैं वो आईडी है। डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और उसके बाद आप हमको मैसेंजर पे, मेल आईडी पे मैं अभी बता दूंगा, जी viku rathod007@gmail.com मेरी मेल आईडी है, ठीक उस पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और व्यक्तिगत भी मिल सकते हैं। ऐसे हम गांव में रहते हैं तो आप व्यक्तिगत भी मिलाना हो सकता है। है। जी, तो विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप खेती के इस अध्याय को और बहुत लोगों तक पहुंचाएंगे। जी, तो आप बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी से निवेदन है कि कृषि की तरफ ध्यान दें। जो बच्चे आजकल, युवा, जैसे सर ने कहा कि भाई युवा बिजनेस मानते ही नहीं है, तो खेती भी एक अच्छा बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह माने। तो बाकी सर से अगर कोई भी पूछताछ आपको करनी है, तो मैं आपके नीचे सर का एक ईमेल एड्रेस दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से सर को मेल कर सकते हैं। कोई भी खेती से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप वहाँ पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।